हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। तो वो जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने लॉस फॉर द दलित्स, लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड और इसके अलावा इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ने फंडामेंटल राइट्स का मदद लेकर, फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेकर अपने हुकूक को उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। अब यहाँ पर कि किस तरह दलित्स और आदिवासीज ये भी तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, दलित्स भी तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और सेंचुरीज से, सदियों से उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो इनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, तो पॉलिसीज़ के अलावा हमारे मुल्क के अंदर कुछ स्पेसिफिक लॉज है, कुछ ख़ास तौर पर मखसूस कुछ क़वानीन बनाए गए हैं जो भेदभाव के ख़िलाफ़, लोगों के साथ भेदभाव होने से बचाते हैं और इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का ये एक्सप्लॉइट होने से, इनको एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। तो यहाँ पर हम एक केस स्टडी करेंगे। ये एक रियल लाइफ अकाउंट से, यानी एक हकीकत में ये वाक़या पेश आया है किसी की ज़िंदगी में, और हम इस केस स्टडी को पढ़कर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दलित्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोटेक्शन का जो लॉ उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो कानून उन्हें प्रोवाइड करता है, जो तहफ़्फ़ुज़ जो कानून उन्हें प्रोवाइड करता है, कानून उन्हें दिलवाते हैं, उसका किस तरह उन दलितों ने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये कहानी जो है, ये लाइफ अकाउंट जो है, ये एक गाँव में ये वाक़या पेश आया है। जगमालगुर नाम की एक गाँव है, वहाँ पर पूरे गाँव जो है एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी में लगा हुआ था। एक फेस्टिवल पहुँचने वाला था, उनके एक बहुत बड़ा त्यौहार पहुँचने वाला था। तो हर 5 साल के बाद जो लोकल डायटी है, ठीक है, हर 5 साल के बाद जो वहाँ की उनकी एक लोकल डायटी होती है, यानी वहाँ की अपनी एक देवी होती है, उस देवी की ऑनर में, उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए तकरीबन प्रीस्ट जो है वो 20 नेबरिंग विलेज से, आसपास के तकरीबन 20 गाँव से वहाँ जो पादरी आते, हिंदू पादरी आते थे, और ये इवेंट जो चलता था, ये जो फेस्टिवल चलता था वो 5 दिनों तक चलता था। ठीक है, और इस फेस्टिवल की शुरुआत जो है इस सेरेमनी की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? एक दलित मेंबर की, यानी दलित कम्युनिटी का एक मेंबर, दलित जो सबसे लो समाज के अंदर से लो कास्ट यानी निचले ज़ात के लोग होते, उस निचले ज़ात के मेंबर यानी उस कम्युनिटी का एक मेंबर जो है उस डाइटी की पाँव वो धोती है। ये जो दलित कम्युनिटी के जो मेंबर होती है वो डाइटी के नहीं, बल्कि वो जो 20 नेबरिंग विलेज से आए हुए प्रीस्ट होते हैं उनके पाँव धोते हैं, और उसी पानी में वो नहाते भी है, जो पानी उन दलितों के पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन प्रीस्ट के पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जगमालगुर में जो शख्स इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देता था, वो एक रत्नाम्स फैमिली से, यानी उसकी ताल्लुक़ जो है वो रत्नाम के कुनबे से था। उसका बाप जो है और उसका ग्रैंडफादर, उसका दादा, दोनों ने ऐसा काम किया था इससे पहले। ठीक है, यानी रत्नाम से पहले भी उसके बाप ने, इसके बाद उससे पहले उसके दादा ने इस तरह इन प्रीस्ट इसके पाँव धोया था। ठीक है, उस सेरेमनी के दौरान, उस सेरेमनी की शुरुआत से पहले। लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी उस मंदिर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दिया गया था। ये जो रिचुअल था, ये जो रस्म था, ये इसको इस हिसाब से देखा जाता था एक बहुत बड़ी ऑनर के तौर पर, एक बहुत बड़ी इज़्ज़त के तौर पर, यानी हमारे ऊपर इस स्पेशल मौके पर, इस ख़ास मौके पर हमारे ऊपर इतनी करम किया है, हमें इतना इज़्ज़त बख्शा है कि हमें इन प्रीस्ट के पाँव धोने का एक मौका मिला। इस तरह एक इज़्ज़त के तौर पर देखता था। अब इस बार क्या था? इस बार रत्नाम की बारी था। रत्नाम जो है वो तकरीबन 20 साल का था और किसी नज़दीक के कॉलेज में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उसने इस रस्म को अदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं ऐसा किसी की पैर जो है नहीं धोऊंगा। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे इस किस्म की प्रैक्टिस में कोई भी यकीन नहीं है, मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता हूँ,
और इसके फैमिली मेम्बर्स जो है उनसे उनसे ज़बरदस्ती उनसे मजबूर किया जाता था इस रिचुअल को, इस रस्म को करवाने के लिए, क्योंकि वो लोग दलित थे। तो जब रत्नाम ने इस रिचुअल को, इस रस्म को अदा करने से इनकार किया, तो क्या हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हो जाते हैं। एक तो पावरफुल कास्ट जो विलेज में था, उनके गांव में जो ऊंचे ज़ात के लोग थे वो गुस्सा हो जाते हैं, और अपने ही कम्युनिटी के यानी अपने ही दलित कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स भी रत्नाम से गुस्सा हो जाते हैं, उससे खफा हो जाते हैं। तो ये जो पावरफुल कास्ट्स थे उन्हें बिल्कुल एक धचका जैसा शौक हो जाते हैं कि इतना एक जवान, एक छोटा सा लड़का जो है उसमें ये ताकत है कि वो रिफ्यूज़ कर पाए, इस किस्म के रिचुअल से इनकार कर पाए। ठीक है, वो इस चीज़ को देखकर, इसके गट्स को देखकर, इसकी हिम्मत को, हौसले को देखकर वो शौक हो जाते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये रत्नाम की तालीम की वजह से हैं, रत्नाम की इस तालीम की वजह से कि इसने अलाउ किया इस चीज़ को इमेजिन करने की, वो अपने आप को हम लोगों के साथ कंपेयर करने लग गए हैं। यानी उसके जहन में अपनी इस तालीम की वजह से ये आइडियाज़ आए कि वो दलित और ये अपर कास्ट के लोग जो है बराबर हैं। ठीक है, तो जो लोग रत्नाम ओन कास्ट के थे, यानी रत्नाम के अपने ही ज़ात के लोग थे, वो उन्हें ये डर था कि अब ये रत्नाम ने ऐसा इनकार करने की वजह से पावरफुल जो लोग हैं उस गांव के अंदर, जो अपर कास्ट, जो पावर, जिनके पास पावर भी होते थे, ठीक है, तो वो उन्हें काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। बहुत सारे उसके कम्युनिटी के लोग जो है इनके मैदानों, इनके खेतों में काम करता था डेली वेज लेबर के तौर पे। अगर उन्हें यही डर था कि अगर यही डोमिनेंट कास्ट कल इनको नहीं बुलाएंगे काम करने के लिए, तो वो कैसे कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, किस तरह ज़िंदा रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो है इस दलित कम्युनिटी के लोगों के जहनों में आ रहा था। तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो लोकल डाइटी का जो रैत है, उसका जो गज़ब, उसका जो गुस्सा है, वो उन पर पड़ेगा, रत्नाम पे पड़ेंगे अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उनके पैर धोने से इनकार कर दिया, इस रिचुअल को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। तो रत्नाम ने क्या कहा कि, तो उसका ये मानना था, उसकी ये आर्ग्यूमेंट थी कि अभी तक जो है कोई भी सिंगल दलित, यानी एक भी दलित जो है अभी तक उनको टेंपल में इंटर होने नहीं दिया गया है। तो ये डाइटी जो है, ये गॉडेस, ये देवी देवता उससे किस तरह गुस्सा होंगे, दलित से किस तरह गुस्सा होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम मंदिर में दाखिल भी नहीं हुए हैं। ठीक है, ये मानना था किसका, रत्नाम का। तो इन पावरफुल कास्ट्स ने अब फैसला किया कि हम रत्नाम को एक सबक सिखा के रहेंगे, उसको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो उसकी कम्युनिटी को क्या किया गया कि ऑस्ट्राइज किया गया, उसकी कम्युनिटी से ये हुक्म दिया गया उसके कि उसको बिल्कुल बैन कर दो, तमाम किस्म के ताल्लुकात जो है उससे ख़त्म कर दो, उसकी फैमिली से किसी भी किस्म की लेन देन मत रखो, और हर किसी से ये कहा गया कि कोई भी उनके साथ बात नहीं करेंगे और उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे या उनके साथ मिलकर कोई काम नहीं करेंगे। यानी उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, उनके साथ सोशल बाइकआउट कर दिया गया। ठीक है, तो एक रात को क्या हो जाता है कि कुछ मर्द जो है उनके गांव में आ जाते हैं और उसका जो हट था, रत्नाम जिस झोंपड़ी में रहता था, उसको आग लगा दिया। लेकिन रत्नाम अपने माँ को लेकर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद रत्नाम एक लोकल पुलिस स्टेशन में केस दायर करने गया, और ये केस जो था वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, उनके ऊपर जो जुल्म करने के ख़िलाफ़ जो कानून बनाया गया, उस कानून के तहत 1989 में ये एक्ट बना था 1989 में कि कहीं भी जब भी इन पे एट्रोसिटीज़ दहाएंगे, जब भी इन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों पर एट्रोसिटीज़ दहाएंगे, तो इस दफ़े के तहत जो है इनके जिन्होंने जुल्म किया उन पर मुकदमा दर्ज होगा। इस तरह के कानून बनाया गया था उनका। ठीक है, तो दूसरे जो दलित फैमिलीज़ थे अभी भी उसके सपोर्ट में नहीं आया था, क्योंकि वो अभी भी डर रहे थे कि शायद उनका भी मुकद्दर जो है, उनका भी तकदीर जो है, अगर वो लोग का रत्नाम के फेवर में बोलेंगे तो उनके साथ भी इस किस्म के वाक़या पेश आएंगे। इस वजह से डर के कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था रत्नाम को। इसके बाद इस केस को लोकल मीडिया ने पिक कर लिया, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट उनके गाँव पहुंच जाते हैं।
तो रत्नाम को एक सिंबल ऑफ दलित एक्शन यानी दलितों की एक एक्शन की एक निशानी के तौर पर मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया। तो इस रिचुअल को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसकी फैमिली को जो है उसको फोर्स किया गया वहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि लगातार उनको क्या कर दिया गया, इन पावरफुल कास्ट्स ने उनको ऑस्ट्राइज करना जारी रखा, उनके साथ इस किस्म के सोशल बाइकआउट को जारी रखा। इस वजह से मजबूर होकर वो लोग गांव छोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते। लेकिन जो रस्म था अभी तक जो सदियों से चलता हुआ उनका जो रस्म था, उस रस्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 यानी जिस मुकदमे के तहत, जिस एक्ट के तहत रत्नाम ने ये केस फाइल किया था वो 1989 में बना था। तो यहाँ पर रत्नाम ने किसका सहारा लिया? कानून का सहारा लिया। उसने अपनी शिकायत को दर्ज कर दिया गया इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, इस दफ़ा के तहत, इस डोमिनेशन और वायलेंस के ख़िलाफ़। ठीक है। पावरफुल कास्ट का अपने गाँव के अंदर जो पावरफुल कास्ट का डोमिनेशन और वायलेंस था उसके ख़िलाफ़ उसने इस एक्ट के तहत केस फाइल कर दिया। ठीक है। तो इस एक्ट की बात करेंगे तो इस एक्ट को फ्रेम किया गया था 1989 में उन डिमांड्स के रेस्पॉन्स में जो डिमांड्स दलित्स ने किया था और दूसरों ने किया था कि गवर्नमेंट जो है हमारे साथ, इन दलितों के साथ जब भी इस किस्म की शर्मिंदगी, इस किस्म के बुरे बर्ताव के, ठीक है, जब भी हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, किसी कोई हमारे ऊपर जुल्म करेगा, ठीक है, किसी भी ट्रैवल ग्रुप्स पर इस किस्म की एट्रोसिटीज़ ढाएंगे, तो हमें इस किस्म के कानून की, हमें इस किस्म की एक एक्ट की ज़रूरत है। तो जब दलितों ने इस डिमांड को किया था और दूसरे कम्युनिटीज़ ने इस डिमांड को किया था, तो उनके इस डिमांड के रेस्पॉन्स में इस एक्ट को बनाया था। ठीक है। तो इस किस्म के जो ट्रीटमेंट्स थे, इस किस्म के जो गलत बर्ताव जो इन लो कास्ट के साथ और ट्राइबल ग्रुप्स के साथ किया जाता था, ये तो लंबे समय से चलता आ रहा था। ठीक है। तो लेकिन एक वायलेंट कैरेक्टर इसने अडॉप्ट किया था, एक्वायर किया था लेट 1970s में और 1980s में। इस समय के दौरान साउदर्न इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे जो असर्टिव दलित्स थे, ठीक है, वो वजूद में आ जाते हैं और उन्होंने अपने राइट्स को असर्ट किया है, अपने राइट्स को लेकर आवाज़ उठाए है और उन्होंने जो बिल्कुल साफ़ तौर पर इनकार कर दिया अपने कास्ट ड्यूटीज़, ठीक है, जो उस ज़ात पात के जिस कस्म के उनको फ़र्ज़, जैसे कि रत्नाम का एक फ़र्ज़ था, उस कस्म के फ़र्ज़ों को उन्होंने, फ़राइज़ को उन्होंने अंजाम देने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने ये चीज़ इंसिस्ट किया, इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि हम सारों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, यकसान बर्ताव होना चाहिए, हम सारों को इक्वली ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। तो रत्नाम की तरह उन्होंने बिल्कुल साफ़ तौर पर इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से इनकार कर दिया, जो इनकी ह्यूमिलेशन और एक्सप्लॉयटेशन का बाइस बनता था, उनके साथ शर्मिंदगी का बाइस बनता था, उनको एक्सप्लॉयट करने का बाइस बनता था। तो इस वजह से क्या हो गया, जब इन्होंने इनकार कर दिया साउथ इंडिया के अंदर इन दलितों ने अपने फ़राइज़ों को अंजाम देने से, तो जो पावरफुल कास्ट थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के तरीक़े अपनाए। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ को दिखाने के लिए कि अभी भी अनटचेबिलिटी जो है चल रहा है और बहुत ही एक हाइडियस यानी एक छुपे अंदाज में, यानी किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर से इस किस्म की जो अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। दलित ग्रुप्स ने न्यू लॉस डिमांड किए जो इस किस्म के वायलेंस को दलितों के ख़िलाफ़, जब भी इस किस्म के वायलेंस करेंगे, जब भी इस किस्म के तशद्दुद के तरीक़े कोई भी ग्रुप अपनाएंगे, तो जो सज़ा उनका बाकायदा तौर पर सख़्त सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। जो इस किस्म की प्रैक्टिस में, जो इस किस्म के वायलेंट एक्ट्स में ये शामिल होंगे, उन लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए और एक्ट बनना चाहिए। तो जब दलितों ने, दलित कम्युनिटीज़ ने इस चीज़ को डिमांड किया, तभी जाकर ये एक्ट बना था 1989 में। तो ठीक वैसे ही 1970s में और 1980s में आदिवासी लोग जो है उन्होंने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया है और इक्वल राइट्स डिमांड किया है अपने ज़मीनों के लिए, और उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि उनके जितने भी रिसोर्सेज है वो उनको लौटा दिया जाए, उनको वापस किया जाए। जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी अभी तक जो ज़मीन उनसे छीन लिया गया था और बाकी रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया था, तो इन आदिवासी ने ये डिमांड किया था कि ये सारी चीज़ें जो उन्हें लौटा दिया जाए।
अब उन्हें क्या था कि जो पावरफुल सोशल ग्रुप्स थे उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा और बहुत ज़्यादा उन पर भी तशद्दुद बरसाए गए। तो इस वजह से ये एक्ट जो है एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, इस कानून के तहत इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे जुर्मों का एक लिस्ट आता है और उनमें से कुछ जो है बहुत ही खौफनाक है। ठीक है, इस एक्ट में सिर्फ ट्राइबल खौफनाक जुर्म ही नहीं, इसके अलावा लोगों के जो ड्रेडफुल डीड्स है, मतलब बहुत ही खौफनाक वहशतनाक लोगों के जो काम है कि लोग किस किस्म के घिनौनी हरकत कर सकते हैं, ये भी आपको इस एक्ट में पता चल जाता है। तो इस सेंस में लॉस ऐसे कानून इस सेंस में जो लॉस है, ये जो लोग पनिशमेंट भी सीख करते हैं और लोगों के एक्ट करने के, लोगों के जिस हिसाब से लोग काम करते हैं और जिस लिए हिसाब से लोग सोचते हैं उस पर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट में अलग अलग लेवल ऑफ क्राइम्स को डिस्टिंग्विश किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन को, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ह्यूमिलिएट करने का, लोगों को शर्मिंदगी करने का, शर्मिंदा करने के कितने ऐसे मोड्स है, ठीक है, जो फिज़िकली हॉरिफिक भी होगा और मोरली रेफरेंसेबल भी होगा। ठीक है, और जो कोई भी उन्हें और उनको सज़ा मिलेंगे जो कोई भी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पीने पर, मतलब शराब पीने पे मजबूर करेंगे या कोई भी ऐसे इनएडिबल चीज़ या ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो है जो खाने के लायक नहीं होते, इस किस्म की चीज़ को खाने पे मजबूर करेगा, उनको भी सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात, जो अगर कोई भी ज़बरदस्ती उनके क्लोथ्स को रिमूव करेंगे, उनके कपड़ों को उतारेंगे, एक शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब के आदमी का कोई भी अगर उनके कपड़े उतारेंगे या उनको लाइन में खड़े करेंगे या उसे नंगा खड़ा कर देंगे या उसके फेस पे पेंटिंग बना देंगे, रंग चढ़ा देंगे, या उसके कोई भी बॉडी पे अगर कोई रंग करेंगे या इस किस्म के कोई भी काम करेंगे जो एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इंसानी इज़्ज़त के लिए, एक ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी के ख़िलाफ़ होंगे, तो ये भी क्राइम माना जाएगा। तो दूसरा जो है, ये ऐसे एक्शंस को लिस्ट करते हैं जो एक दलित को और एक आदिवासी को डिस्पोजेस करते हैं। उसके पास डिस्पोजेस मतलब उससे वो छीन लेना, उससे उसका हक छीन लेना, जिस अगर कोई थोड़ी बहुत उसके पास कोई रिसोर्स होगा, ठीक है, जिस वजह से वो स्लेव लेबर, एक ग़ुलाम की ज़िंदगी या ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये एक्ट जो है इस चीज़ को भी पनिश करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ की भी पनिशमेंट देते हैं जो गलत तौर पर ऑक्युपाई करेंगे या किसी की ज़मीन को गलत तौर पर कब्ज़ा करेंगे या किसी भी ज़मीन पर, ठीक है, जो एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब आदमी का कोई ज़मीन होगा, अगर उससे गलत तरीक़े से आप कोई कब्ज़ा करेगा या उसको कल्टीवेट करेगा, उस पर खेती बाड़ी करेंगे, या उसकी जो ज़मीन जो उसको अलॉट किया गया था, गवर्नमेंट जो उसको दिया गया था, उसको किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये भी क्राइम माना जाएगा। तो एक और लेवल पे ये एक रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो क्राइम अगेंस्ट दलित्स एंड ट्राइबल वुमेंस, ये स्पेसिफिक काइंड के होते हैं, दलितों के ख़िलाफ़ या ट्राइबल औरतों के ख़िलाफ़, तो उन पर भी पेनल्टी लगेंगे। जो कोई भी उनको असॉल्ट करेंगे, ठीक है, या किसी भी औरत के ख़िलाफ़ फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता होगा या शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, उस इंटेंट से, उसके इस मंशा के साथ कि इसे डिसऑनर करेंगे, इसकी इज़्ज़त लूटेंगे या उसकी बेइज्जती करेंगे, उस हिसाब से अगर कोई भी फोर्स करेंगे, कोई भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे दलित वुमेंस या किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की औरत के ख़िलाफ़, तो वो भी सज़ा का मुस्तहक होगा। ठीक, आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा सेकंड होगा, या वैसे हम अभी पढ़ लेंगे इस चीज़ को भी। जो एक्ट 1999 में है, एक और रीज़न के लिए, एक और वजह के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आदिवासी एक्टिविस्ट जो थे, तो उन्होंने रिफ़र किया है
अपने राइट्स को डिफेंड करने के, लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, जो ट्रेडिशनली उनका यानी पहले समय पुराने ज़माने में जो उनका अपना था। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आदिवासी जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं थे अपने लैंड को छोड़ने के लिए। उनको ज़बरदस्ती उनकी इलाकों से, उनकी ज़मीन से उनको ज़बरदस्ती डिस्प्लेस कर दिया गया था, वहाँ से हटा दिया गया था। तो इन एक्टिविस्ट को ये कहा गया कि जिस किसी ने भी इन ट्राइबल लैंड्स पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा लिया है, अब उनको पनिश किया जाएगा कानून के तहत, ठीक है। तो उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट किया था, इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि ये एक्ट जो है जो कुछ भी उनको पहले इन ट्राइबल पीपल्स को प्रॉमिस किया गया था, इनके साथ वादा किया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी ज़मीन जो इन ट्राइबल पीपल को बिलोंग करता होगा, किसी को भी ये बेचा नहीं जाएगा या कोई भी नॉन ट्राइबल पीपल जो है उसे ख़रीद नहीं पाएंगे। अगर किसी भी केस में ऐसा कुछ हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है इन ट्राइबल पीपल को कि वो अपनी ज़मीन को दोबारा से पालेंगे। यानी ये एक्ट जो है, इस एक्ट में इसके बारे में लिखा है कि इन दलितों की ये जो इन ट्राइबल्स या इन आदिवासी की ज़मीन को किसी और को वहाँ पर कब्ज़ा जमाने की इजाज़त नहीं देगा। किसी और नॉन ट्राइबल को जो उनके ट्राइब से बिलोंग नहीं करता होगा उसको ये ज़मीन बेचा भी नहीं जाएगा, वो ख़रीद भी नहीं पाएगा। अगर कोई भी ऐसे किसी ने उनके ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया या कब्ज़ा जमा लिया या किसी ने ख़रीद लिया, तो गवर्नमेंट जो है उससे अपनी ज़मीन को रिपोजेस करने का उनको राइट दे देंगे, ठीक है। दोबारा से उस पर कब्ज़ा जमाने का, खुद मालिक बनने का उनको मौका दे देंगे। तो सीके जानू जो है एक आदिवासी एक्टिविस्ट था, उसने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि उनका एक वायलेटर यानी कि जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, जो आइन ने जो हुकूक उनको दिया गया है ट्राइबल पीपल्स को, जिसने वायलेट किया। यहाँ पर गवर्नमेंट्स है बहुत सारे स्टेट्स में, यानी बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने इस राइट की वायलेट किया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, नॉन ट्राइबल इंक्रोचर्स को, जैसे कि टिम्बर मर्चेंट्स हो गया, पेपर मिल्स एक्स्ट्रा, उन्होंने ट्राइबल ये एक्सप्लॉइट करने का, ट्राइबल लैंड्स को एक्सप्लॉइट करने का उनको मौका दिया गया है। और ट्राइबल लोगों को वहाँ से निकालने का उनको, यानी जो वहाँ के असली रहने वाले लोग थे उनको अपनी ज़मीनों से वहाँ से भगाया है, उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से भगाया है। उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व्ड और सेंचुरीज में कन्वर्ट करके वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, वहाँ के जो आदिवासी थे, उनको भगा दिया। यानी सीके जानू का मानना है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में जो है अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट्स ने उनके राइट्स को वायलेट किया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन नॉन ट्राइबल्स को उनकी ज़मीनों पर इंक्रोच करने की को ये मौका दिया है। बहुत सारे मिल्स के वहाँ पर बहुत सारे पेपर मिल्स को और बहुत सारे टिम्बर मर्चेंट्स को वहाँ से इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का मौका दिया है। और इसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल लोगों को वहाँ से भगाया भी है, वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, वहाँ उनको सेंचुरीज़ में कन्वर्ट करके और रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो उसने ये भी नोट किया कि जिन केसेस में, ठीक है, जहाँ पर ट्राइबल्स को पहले ही इविक्ट कर दिया गया, इविक्ट मतलब वहाँ से बाहर निकाल देना, ठीक है, वो अपने ज़मीनों पे वापस नहीं जा पाया है, तो वहाँ क्या करना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनको उसकी उतना ही ज़मीन फिर से किसी और जगह मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि ये लोग कहीं और जाकर बैठ सके और कहीं और जाकर काम कर सके। अगर उन गवर्नमेंट ने एक जगह से उनको निकाल दिया गया है तो उनको कहीं और उनकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए इन ट्राइबल्स का, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च करता है इंडस्ट्रियल या दूसरे प्रोजेक्ट्स पे, जो ये बिल्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, उस ज़मीन पर जो ज़मीन को ट्राइबल्स को इविक्ट करके, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करके गवर्नमेंट ने जो ज़मीन पोजेस किया है, उस ज़मीन पर गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट क्यों इस चीज़ में
रिलेक्टेंट है, क्यों वो इस चीज़ में हेजिटेंट है कि थोड़ी बहुत या जो पैसा जो है, उतना पैसा नहीं तो थोड़ी बहुत पैसा जो है इन डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए, कहीं और जगह उनको बसाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने में वो क्यों हेजिटेंट है, वो क्यों रिलेक्टेंट है, वो इस चीज़ को क्यों पैसा खर्च नहीं कर रहा है। लोगों को ये इस तरह के चीज़ों की तरफ इस सीके जानू जो एक्टिविस्ट थे उनके, जो उनके राइट्स के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट उनको कहते हैं, जो किसी के पर्टिकुलर कम्युनिटी के या पर्टिकुलर ग्रुप के राइट्स के लिए, उनके हुकूक को दिलवाने के लिए काम करते हैं। तो सीके जानू ने इन चीज़ों की तरफ इशारा किया है। ठीक है, तो कंक्लूड करेंगे। जिसे हमने देखा, ये जो राइट है, एक राइट का एग्जिस्ट करना, एक हक, एक इंसानी हक होना और एक लॉ का होना, या एक पॉलिसी जो पेपर पे बनी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लोगों को लगातार काम करना पड़ता है, ऐसे कोशिश करना पड़ता है कि इन चीज़ों को, इन लॉस को, इन राइट्स को प्रिंसिपल में ट्रांसलेट कर सके, ताकि इनके फेलो सिटीजन्स या उनके लीडर्स की एक्शन जो है उस हिसाब से गाइड कर पाए। तो जो इंसानी एक ख्वाहिश होती है इक्वालिटी को लेकर, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ एक जैसा बर्ताव हो, हम सारों को एक जैसा, एक ही नज़र से देखा जाए। डिग्निटी को लेकर हर कोई जो है हर किसी को अपनी डिग्निटी, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, और उसका और रेस्पेक्ट जो होती है, हर किसी को अपने जो रेस्पेक्ट होती है वो कोई ये जो डिज़ायर होती है इक्वालिटी को लेकर, डिग्निटी को लेकर और रेस्पेक्ट को, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट किया है पूरी तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में, जो जैसे कि आपने इस चैप्टर में देखा। तो एक ठीक वैसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह के जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल्स होती है, राइटिंग होती है, नेगोशिएशंस होती है, ऑर्गेनाइजिंग, ये भी क्या होनी चाहिए कि इन चीज़ों को भी कंटिन्यू रहना चाहिए, भी लगातार जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाते हैं।